ये सीबीएसई द्वारा जारी किया हुआ सोशल साइंस का पेपर है 2021 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके का पेपर आने वाला है, आपको तैयारी इस तरीके से करनी है। ये 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स है। इसमें 5 सेक्शन है, कुल मिला के 5 सेक्शन है और 32 क्वेश्चन है। इसमें 5 सेक्शन 32 क्वेश्चन। जो पहला सेक्शन है 1 से 16 ये छोटे क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, फिर 17 से 20 ये तकरीबन 3 मार्क्स के हैं। तो इसमें 60 से 80 करीब आप शब्द लिखेंगे। अगर बहुत कॉन्क्रीट लिखते हैं तो 60 में काम चल जाएगा, और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो 80 वर्ड्स लिख लीजिए। सेक्शन जो सी है वो 23 से लेकर 26 तक, इसमें 4 मार्क्स है, और 27 से 31 ये 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स में आप तकरीबन 120 तक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेक्शन ई है, क्वेश्चन नंबर 32, ये मैप के ऊपर सवाल है। 5 मार्क्स इसमें बिल्कुल पक्के बनते हैं। कोशिश करिएगा कि अच्छा, इसमें 2 चीज है, एक तो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी। 2 मार्क्स हिस्ट्री के मैप से है और 3 मार्क्स ज्योग्राफी के। तो मेरा हमेशा आग्रह ये रहता है कि सबसे पहले, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी जब हम कर रहे होते हैं तो लास्ट में ये सेक्शन ई मैप वगैरह छूट जाता है। तो सबसे पहले मैप ट्राई करिए, 5 मार्क्स बनाइए अपने। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले ट्राई करिए, और उसके बाद बाकी जिनमें आपको थोड़ी सी शंका है उसको ट्राई करिए। यहां पर अंदर जो है आपको इंटरनल चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 17 से 22 में से इतने कर रहे हैं, 2 करने 4 करने हैं, बल्कि अंदर आप देखेंगे कि बीच में और लिखा होगा। इसका मतलब इंटरनल चॉइसेस दी हुई, यानी कि चॉइसेस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी अभी आप देखेंगे आगे धीरे धीरे आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 क्या था, इसका उत्तर बता देता हूं। उत्तर है द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम इसीलिए हम बोलते हैं, आप देखेंगे कि इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। तो यूनाइटेड का मतलब क्या है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन का के नाम पे यूनाइटेड किंगडम है। तो जो एक्ट यूनियन था, जो हम 1707 की बात कर रहे हैं, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इसकी एक तरीके से ये एक्ट था, और इसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ यूनियन। इसका मतलब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, और यहां पर पॉलिटिकल यूनियन होगा किसका, जो ऑलरेडी, क्योंकि इंग्लैंड तो किंगडम था और स्कॉटलैंड भी किंगडम था, राजा रानी थे, इनका कंबाइंड एक्ट ऑफ यूनियन है। तो उत्तर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? तो कौन सी ऐसी ट्रीटी थी, कौन सी ऐसी संधि थी जिसमें ग्रीस को बाकायदा एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया, मान्यता प्राप्त हुई, एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह। उत्तर इसका है डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, इसी में ग्रीस को ग्रीस एक कंट्री है, अभी भी है, और इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह, स्वतंत्र नेशन की तरह, स्वतंत्र राष्ट्र की तरह मान्यता प्राप्त हुई थी। जो ट्रीटी है कॉन्स्टेंटिनोपल की, ये कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 1832 में शुरू हुई थी, और इसमें फ्रांस था, ब्रिटेन और रशिया जो उस समय के सुप्रीम पावर्स थे, और दूसरे साइड कौन था, ऑटोमन एम्पायर। आपको याद है टर्की और टर्की के आसपास जो एरिया बना, बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था ऑटोमन एम्पायर। तो ये इनके बीच में बातचीत थी। Which of the following was the reason of calling off the non-cooperation movement? इसको हम NCM भी कहते हैं, कई बार NCM आप शब्द सुनेंगे, बाय गांधी जी। अब आप देखिए गांधी जी का मेन क्या एक जो संदेश था, वो ये था कि भाई कहीं भी हिंसा नहीं होगी, कहीं भी लड़ाई नहीं होगी, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर आपको कोई एक गाल पे मार रहा है तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, ठीक। तो ये सब चीजें गांधी जी ने कहा था कि हम जो भी करेंगे, हम बस कोऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब आपके साथ हम कोई भी सहयोग नहीं देंगे। तो ये असहयोग आंदोलन था। लेकिन ऐसा कुछ कांड हो गया चौरी चौरा में कि गांधी जी को ये वापस लेना पड़ा, असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा इंसिडेंट इसका उत्तर है। इसमें हुआ यह था कि करीबन 3000 से ऊपर
जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, किसान, इनके ऊपर पुलिस एक स्टेशन है चौरी चौरा के जो लोग थे वहां के, उन पर गोलीबारी हुई या फिर उनको रोकने की कोशिश की गई। और जब कुछ इसमें आघात पहुंचा इन पीजेंट्स को, तो इनको गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया कि जो पुलिस उन पर गोली चला रही है, उनको मारने की कोशिश कर रही है, उसी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इससे क्या हुआ कि तकरीबन 21 पुलिस वाले यहां पर उनका देहांत हो गया। अब जैसे ही, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, देखिए साहब, अहिंसा होगी, नॉन वायलेंस, कोई भी लड़ाई झगड़ा वायलेंस नहीं होगा और सब शांतिपूर्ण तरीके से ये करेंगे। लेकिन ये चौरी चौरा कांड होते ही सीधी सी बात है, गांधी जी ने 1922 में इस मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें आपको यहां भरना है। अच्छा, और में है तो या ये करेंगे या ये करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, एक करेंगे इसमें। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, किसका एग्जांपल है? आप देखते हैं आईटी इंडस्ट्री, अगर आपका कुछ कंप्यूटर खराब होता है या आपके कंप्यूटर की मेंटेनेंस, क्योंकि आप तो सामान लेके आ जाते हैं, उस पास कोई दिक्कत आती है तो क्या करते हैं आप? कस्टमर केयर सेंटर पे बात करते हैं। और कस्टमर केयर सेंटर क्या होता है? यही तो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ही तो है। तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका उत्तर है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आप दूसरा चूज करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर आपका इसको फर्टिलाइजर का नाम लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति हुई थी, उसमें यह हुआ कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, वो बहुत सारे, पूरे देश में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत बड़ी, क्योंकि अगर पैदावार करनी है तो फर्टिलाइजर चाहिए। जिस तरीके से हमारा खाद है, जैसे गोबर की खाद वगैरह, उतना काम नहीं कर पाते अगर आपको बहुत ज्यादा उत्पादन चाहिए तो यहां पर आप एग्रो भी कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कर सकते हैं, वो भी सही होगा, ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टिवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। प्रिमिटिव मतलब होता है पुरानी, या फिर कहे कि जो चली आ रही है, कन्वेंशनल, शुरुआत से चली आ रही है। कल्टीवेशन मतलब ये होता है पैदावार, है ना? तो पुरानी तौर पे जो पैदावार होती थी या होती है, वो कहां से चली आ रही है, इसमें सही बताना है आपको एक्चुअली। तो इसका उत्तर है ये दहिया, मध्य प्रदेश। तो ये दो तरीके के, मैं एक और नाम जोड़ देता हूं, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दहिया और साथ में मैं पोडू का नाम भी ले लूं, ये दो इस तरीके की कृषि के तरीके थे जो मध्य प्रदेश में, ये आपका एमपी में है। और अगर आपको पोडू का सवाल आता है तो एपी करेंगे आप। और ये कुछ, और ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि दोनों एक जैसी प्रैक्टिसेस है। और ये थी झूमिंग, इसको कहते हैं झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूमिंग का मतलब होता है, या इसे कहे स्लैश एंड बर्न। इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल लोग हैं, यानी जो गांव, ये जंगल के लोग होते हैं, ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स में, वो क्या करते थे कि भाई वो एक एरिया को जला देते थे। एक एरिया को जला दिया, यहाँ के पेड़ पौधे जल गए, उसके बाद वो राख बन गए, और इसी राख को इस्तेमाल करते थे वो अपने उसकी तरह, खाद की तरह, और यहीं पे उगाई करते थे। कल्टीवेशन कर लिया। जब एक बार कल्टीवेशन हो गया है, दो बार कल्टीवेशन हो गया, और इस जगह की उर्वरक क्षमता, यदि यानी कि पैदावार की क्षमता कम हो गई, तो दूसरी जगह गए, दूसरी जगह भी यही किया। इसी को हम शिफ्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट होने एक दूसरी जगह से, और कल्टीवेशन मतलब पैदावार, राइट। तो इस तरीके से आप दहिया को मध्य प्रदेश से मिलाएंगे। फिल इन द ब्लैंक। अब बार्ली जो है वो रबी क्रॉप है, कॉटन कपास खरीफ क्रॉप है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो ज़ैद क्रॉप है? ध्यान रखिएगा, क्यूक्यूम्बर। कैसे? इसके बारे में हमने काफी लंबा डिस्कशन किया है, फिर मैं एक बार और थोड़ा इसको बता देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार और। जो खरीफ है, ये मानसून की क्रॉप्स है। खरीफ मतलब जिसमें पानी ज्यादा मांगती है। तो आप देखिए, चावल में सबसे ज्यादा पानी लगता है, यहाँ चावल में तो पानी ही पानी है। इसमें मेज है, ज्वार है मतलब भुट्टा है, और बाजरा, सोयाबीन, कोकोनट, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सारे हो गए। अब आप आइए रबी की फसलें। ये ठंड के समय विंटर क्रॉप्स है। अक्टूबर से फरवरी, हमारे यहाँ क्या, अक्टूबर से फरवरी तक ठंड रहती है। अगर आप उत्तर भारत में देखें ना, खास तौर पर, तो यहाँ पर वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड है, ये सरसों कह रहे हैं, सरसों। और ये हो गया।
ज़ैद क्रॉप जो होती है ये गर्मी की क्रॉप है, यानी कि समर क्रॉप है। खरीफ और रबी के बीच का जो समय आता है, तो अगर आप देखेंगे कि ये वाटरमेलन इसमें आता है, इसमें मस्कमेलन है, क्यूकम्बर है, जो खीरा ककड़ी है वो आप खाते हैं इस समय, आप तरबूज खाते हैं, वेजिटेबल है, फॉडर क्रॉप्स है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे तो क्यूकम्बर है इसका आंसर। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब आपको पहले बताया गया है तो रेड टू ब्राउन इन कलर, लाल है और ब्राउन यानी भूरी, ठीक, मतलब काली मिट्टी नहीं है ये, राइट। तो कुछ समझ में आ रहा है। सैंडी इन टेक्सचर, अब सैंडी का मतलब ये हो गया थोड़ी सी पथरीली हो गई, और सलाइन इन नेचर यानी नमकीन तरीके की है, इसमें बहुत सारे सलाइन कंटेंट है। सलाइन मतलब होता है नमक। लैक ह्यूमस, इसमें पानी की कमी है, और हवा मतलब मॉइस्चर, पानी का कंटेंट जो है वो कम है, और जो ह्यूमस होता है जो अंदर जमीन के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ ना वो आपके कौन होते हैं, लंबी लंबी सांप जैसे छोटे छोटे से होते हैं, अर्थवर्म, वो ह्यूमस बनाते हैं। तो ये तीनों को देख के लग रहा है कि ये एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल मतलब होता है सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी जो आमतौर पर आपको मरुस्थल के एरिया में मिलेंगी। तो थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन कर दूं। आप देखिए ये जो एरिड सॉइल है ये कहाँ मिल रही है आपको, राजस्थान के एरिया में, यहाँ पानी कम है ना, इस जगह मिलती है। और बाकी मैंने यहाँ पर और बताने की कोशिश की है कौन सी चीज कहाँ ज्यादा मिलती है। तो लाल और पीली मिट्टी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर आप ये वाला बेल्ट देखें, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, तो यहाँ पर एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये सब ब्रह्मपुत्र का है, ये सब इलाके बहुत अच्छा पानी यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी मिट्टी मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पर आपको बहुत सारी नदियां मिलती हैं। बाकी ऊपर अगर चले जाएंगे तो ये तो फॉरेस्ट वाली या माउंटेनियस जमीन मिलती है। अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। तो मिलेट मतलब होता है आपका जो मोटा, जैसे हमारा चावल है, दाल चावल है और ये गेहूं है, इनको हम इसमें नहीं लाते। मिलेट मतलब होता है कि मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या हो गया, रागी। उत्तर क्या है, रागी। एक नजर डाल दीजिए इस पे, यहां पर थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा चीजें कि ये है हमारे मिलेट। मिलेट मतलब जवार, बाजरा, रागी। तो इस खरीफ फसल देख रहे हैं आप, और अच्छी इसमें दे दिया गया है कि भाई इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट होता है ना वो आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत अच्छे से फायदा करेगा। तो इसका उत्तर ये है, रागी। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। अब आप देखें जो श्रीलंका है इसमें मेनली कौन कौन सी एथनिसिटी है, पहले बता देता हूं। एथनिसिटी मतलब आपका जो कल्चर है या रिलीजन है या जो मान्यताएं हैं आपकी, उस हिसाब से आपको, या जो भाषा आप बोलते हैं उस हिसाब से आप डिवाइडेड है, उसे हम एथनिसिटी कहते हैं। आपको कुछ डिफाइन करता है, जैसे पंजाबी है उनको कुछ डिफाइन करता है कि सर पे पग बांधते हैं, और इसी तरीके से जो मुसलमान हैं दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, एथनिसिटी हो गई वो। और उसके अलावा भी अगर आप देखें कि मुसलमानों में बोहरा मुसलमान है, उनकी एथनिसिटी अलग है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पूछा क्या गया है, सवाल देख लीजिए, श्रीलंकन तमिल, तमिल जो श्रीलंका के तमिल है, हमारे यहाँ भी तमिल है ना, हमारा पूरा तमिलनाडु तो तमिल ही नहीं है। तो श्रीलंकन तमिल का इलाका वो ये है, ऊपर वाला इलाका और दायां वाला इलाका। तो नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ और ईस्ट है इसका उत्तर। नहीं, और भी बाकी देख लीजिए, अगर पूछ लिया गया कि भाई सिंहलीज कहां पर है, तो हर जगह ही है ऑलमोस्ट। और सेंटर में आपके इंडियन तमिल है यहाँ पर, तो उत्तर क्या आएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट। फिर से देख लीजिए, नॉर्थ एंड ईस्ट, ये इलाका और ये इलाका। डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म, डिफाइन एथनिसिटी। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको यहां से उत्तर बता देता हूं फिर समझाऊंगा। इसमें और है, तो या तो आप ये करेंगे और ये करेंगे, और दोनों के दोनों जो है ये आपस में रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ही जैसे है। मेजोरिटेरियन मेजर वाला जो सवाल है इसमें ये है कि भाई अच्छे से मान लीजिए हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो 80% से ऊपर कौन है, हिंदू है, और बाकी अगर आप देखें करीबन 14% आपको मुसलमान मिलेंगे, और बाकी जो एथनिसिटी है सिख 1%, 2%, ऐसी बाकी एथनिसिटी वाले लोग मिलेंगे। तो ये जो लोग हैं, होता ये है कि अगर बाई चांस हिंदू किसी तरीके से मुसलमानों को मारना चाहें, कूटना चाहें, इनके अधिकारों का हनन करना चाहें, या इनको छोटे भाई की तरह ना देखें, एक घर में
एक बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है। बड़े भाई का काम क्या होता है, छोटे भाई को सेव करना। कोई बाहर से आता है तो इसको ये बीच में खड़े हो जाते हैं, ये मेरा भाई है भाई, ये मेरा भाई है। जब आप किसी दोस्त को कहते हैं ना, अरे यार तू तो मेरा भाई है। तो अगर इस तरीके से करने लगे तो ये मेजोरिटेरियनिज्म होगा। मैं एग्जांपल आपको श्रीलंका का भी बता देता हूं। वहां सिंहलीज जो थे, जो सिंहाला भाषा बोलते थे, उन्होंने जो वहां के तमिल है उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया। बाकायदा सरकार ने अन्याय किया। सरकार ने सिंहाला जो बोलते थे उनको बाकायदा रूल बना के, मतलब अपने जो सरकार ने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, सिंहाला भाषा को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस तरीके से, अगर जैसे हम लोग डेमोक्रेसी है, अगर मुसलमानों की कोई से नहीं होगी, मुसलमानों को एकदम हाशिए पे ढकेल दिया जाएगा, SC ST है उनको हाशिए पे ढकेल दिया जाएगा, तो कोई भी समाज आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले आप इनको देखें फिर इनको देखें, क्योंकि ये तो मेजर है ही, इनका राज तो है ही, ये तो पावरफुल है ही, बाकी इनका क्या होगा। इसी को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। एथनिसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपको मैंने श्रीलंका का बताया, श्रीलंका में यहाँ पर सिंहाला लोग हैं, यहाँ पर तमिल लोग हैं। तो ये जो है किसी कल्चर या किसी एक ऐसे लोग हैं जो एक कल्चर शेयर करते हैं, यानी इनकी एक संस्कृति है, इनका ये आप भी एक कॉमन डिसेंट से आ रहे हैं। यानी ये सारे के सारे तमिल हैं, ये सारे के सारे सिंहाला लोग हैं। इनका धर्म जो है मोस्टली सिंहाला का बुद्ध है, तमिल का हिंदू, ये हिंदू भी है, इसमें मुस्लिम भी है और क्रिश्चियंस भी है। Which administrative authority legislates or on residuary subjects? Which administrative authority legislates on union list? तो कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, यानी ऐसे प्रशासनिक अथॉरिटी है जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे काम करती है या उस पर कानून बना सकती है। यहां पूछा गया है कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो यूनियन लिस्ट पे बनाती है। तो दोनों का उत्तर एक ही है, बता दूं आपको, या ये करना है ये करना है। दोनों का आंसर यूनियन है, यानी कि सेंटर है, जो केंद्र सरकार होगी वो बनाएगी। देखिए एक लिस्ट होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसपे केवल यूनियन केंद्र सरकार अपने कानून बनाएगी, ऐसी पूरी एक लिस्ट होती है। इसी तरीके से, अच्छा ये जो मैंने बताने की कोशिश की ना, ये रेसिडुअरी होता क्या है, ये शब्द जो है वही थोड़ा सा आमतौर पे समझ में नहीं आता है। तो जो भी हमारी लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट वाले बनाएंगे, मतलब स्टेट राज्य सरकार बनाएगी। ऐसी एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। लेकिन एक रेसिडुअरी लिस्ट होती है, क्योंकि जब हमारी ये लिस्ट, जब हमारा संविधान बन गया तो उस जमाने में तो 1947 से की पहले की बात है ये, या 1950 से पहले ले लीजिए आप, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा समय लगा था बनने में। अब इसमें कुछ ऐसी, आज के जमाने में मान लीजिए आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उस जमाने में तो कंप्यूटर था ही नहीं, जो ई कॉमर्स है वो होता ही नहीं था। तो ये सारे रेसिडुअरी सब्जेक्ट हो जाते हैं जो इन लिस्ट में नहीं है। तो इन रेसिडुअरी जो आज के ज़माने में लॉजिकल चीज़ें हैं उस पे, या लॉजिकल आप कहें कि ये भी अलग अलग स्ट्रीम है, विधाएं हैं जो देश की हर जगह पे इफेक्ट करता है, उस पे कानून कौन बनाएगा, यूनियन या सेंटर, ये ध्यान रखिएगा। दोनों का उत्तर यूनियन, सेंटर या केंद्र सरकार है। Read the given data and find out which country has most equitable distribution of income. इसमें क्या है, एक डेटा दिया हुआ है, तो इसमें 5 कंट्री है, 1 2 3 4 5, और इनमें क्या है कि हमारे 5 सिटीजन है, 5 लोग हैं, उनकी तनख्वाह इसमें दी गई है, कितना वो कमाते हैं। और यहां पूछा गया है कि मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 लोग हैं, मेरी तनख्वाह 120, आपकी तनख्वाह है 100 और किसी और की तनख्वाह है 110। तो आप कहेंगे हम ऑलमोस्ट 100 रुपए कमाते हैं, यही तो हो गया, ऑलमोस्ट 100 रुपए कमाते हैं। इनको 90 कर लीजिए, चलिए तब तो और बढ़िया हो जाएगा। ऑलमोस्ट 100 रुपए कमाते हैं, तो हमारी इक्विटेबल तनख्वाह है 100 रुपए करीब होगी। लेकिन यही अगर दूसरी जगह हम ले जाएं तो ये साहब कमाते हैं 1000 रुपए, ये कमाते हैं आपके 500 रुपए और ये कमाते हैं 100 रुपए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कोई हम ये सारे के सारे मिलके 500 या 600 कमाते हैं, नहीं कमाते। ये तो 500 से बहुत ज्यादा कमाते हैं, डबल कमाते हैं, और ये 500 से 1/5 कमाते हैं। तो ये इक्विटेबल नहीं है। इक्विटेबल मतलब होता है बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहां देखेंगे कि अगर आप एवरेज देखें इसका, आपको करना क्या है कि एवरेज जो देख रहे हैं ना, एवरेज क्या होता है, इन सबको जोड़ दिया गया है और 5 से डिवाइड कर दिया गया। एवरेज ऐसे निकला है, जैसे 1 2 3 4 5 को सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। अब आप देखिए कि अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सी वाला देखिए, सी में आ तो रही है 4190,
लेकिन अगर मैं 400 का सब्ट्रैक्शन 4190 से निकालूं तो तकरीबन 3800 आता है। यहीं पर अगर मैं 7500 का इससे निकालूं, इसको मैं 4200 ही मान के चलता हूं, तो 7500 से इसको माइनस कर लीजिए, कितना बना आपका, ये हुआ 3300 के करीब बन गया है। ठीक, ये 3800 3300 एक जगह सही लग रहा है। लेकिन अब यहीं पर अगर आप 10,500 ले और 4200 से डिफरेंस मान ले, 10,000 को 10,000 मान लेते हैं, इसको 4,000 मान लेते हैं, तो 6,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इक्विटेबल तो नहीं है ये। ऐसी बाकी में भी है, एक ही जगह ऐसा है जो कंट्री ए दिख रहे हैं, इसमें अगर आपको इसका डिफरेंस निकाले, इसका डिफरेंस निकाले, इसका डिफरेंस निकाले, इसका डिफरेंस निकाले, तो आमतौर पर ये बराबर आ रहा है, आमतौर पर बराबर आ रहा है। यानी कि सब, एक तो पहली चीज है, सब 10,000 से ऊपर वाले लोग हैं, कोई भी इसमें 10,000 से नीचे नहीं है, और मोस्टली 11,000 से नीचे, मतलब ये 10,000 11,000 के बीच में, ये 10,000 11,000 के बीच में, ये 11,000 ये 10,000 11,000 के बीच में, और ये 11,000 से जस्ट 200 रुपए ऊपर है। तो ये जो 10,840 है, ये इनकी इक्विटेबल है, सबकी बराबर इनकम है, तो उत्तर आएगा ए। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, तब हम इसको आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, एक मोहन साहब है, ये जो मोहन है ये एग्रीकल्चर लेबर है, इसका मतलब ये काम करते हैं, ये कृषि क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं। There are several months in a year where he has no work and needs credit to meet his daily expense. कई ऐसे मौके आते हैं जब इन पे काम नहीं होता, क्योंकि जब इन्होंने पैदावार या पौधे लगा दिए, उसके बाद वो जब तक बढ़ते हैं तब तक इनके पास कोई नहीं आता, जब इसकी कटाई होती है तब इनको बुलाया जाता है। कई ऐसे समय है जब इनके पास काम नहीं होता, तो फिर ये क्रेडिट लेते हैं, यानी कि लोन ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं अपने हर दिन का खर्चा चलाने के लिए। अब ये क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर है, यानी मान लीजिए एम्प्लॉयर जो जिन्होंने इनको काम दिया, या लैंड ओनर हो गए, इनके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, इनसे ये पैसा लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट मतलब मान लीजिए 5% पर मंथ, मतलब अगर 100 रुपए हुआ तो 5% निकाल लीजिए, 5 रुपए हर मंथ इनको 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब मोहन क्या करता है, रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड। तो अब क्या हुआ कि यही जो जमीन है किसकी, इस लैंड ओनर की, उस पे ये काम करके ये 5 रुपए, या बेसिकली जो इसके ऊपर इंटरेस्ट चल रहा है, या यह कहे 105 रुपए जो इसको देने हैं हर महीने 5 रुपए देने हैं 100 पे। ठीक, ये इसको लौटाने के लिए काम करता है। ओवर द एरियर हिज डेट विल बी। अब देखिए, ये जो काम इसको मिलता है वो तो हमेशा नहीं मिलता, इसका मतलब हमेशा इसको पैसे लेने पड़ते हैं, और हमेशा पैसे लेने पड़ते हैं तो हमेशा इसके ऊपर ये बोझ आता है इंटरेस्ट का, हमेशा इस इंटरेस्ट को ये पे करना पड़ता है, और फिर वो काम करना पड़ता है, फिर अगले महीने अगले साल फिर वही कहानी। इसका मतलब ये डेट, इसको डेट कहते हैं, डेट मतलब जो इन्होंने पैसा ले लिया, DEBT होता है, डेट ट्रैप कहते हैं इसको। डेट ट्रैप का बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है। तो इसका उत्तर ये होगा इंक्रीज, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता, ये तो बढ़ता चला जाता है, कहते हैं असल से ज्यादा सूद हो जाता है, सूद इंटरेस्ट होता है। तो ये बढ़ता रहता है क्योंकि वो पेमेंट तो नहीं कर पा रहे, वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा भी तो देना है, पैसा उनको देना है, लेकिन वो बेचारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब तक वो इंटरेस्ट होता, जो मेन पैसा उतारने को शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, तो ये हमेशा इसमें फंसे रह जाते हैं। एक और इसमें सवाल है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड्स अपॉन लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट। देखिए, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इसका केवल ये मतलब है कि फॉर्मल सेक्टर होता है जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, इसमें क्या होता है कि लोन की दर, ये कहें कि अगर आप लोन लेने जाएंगे तो इसमें इंटरेस्ट की दर कम होती है, और सरकार इसको जानती है, सरकार के कंट्रोल में है ये। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे आप गए, आपने दोस्त से पैसे ले लिया, किसी साहूकार से पैसे ले लिया, क्योंकि अगर रात को आपको पीड़ा हुई, कोई दिक्कत हुई, आपके घर में कोई दिक्कत हो गई, तो सीधा गए और साहूकार ने आपको पैसे दे दिए। यहाँ पर हो सकता है आप 5% पे लोन ले रहे हो, या आपको 20% पे दे दे, 15% पे दे, तो आपको यहाँ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। अब पूछा इन्होंने क्या है, कौन सा करेक्ट है इन्फॉर्मेशन इस सेक्टर के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। तो उत्तर इसका ये है, कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई। इनका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि तो मनमाना है। आप जाएंगे, आपको पैसा चाहिए तो उस इंटरेस्ट पे ले लीजिए, और जब आपको पैसा चाहिए होता है, जब घर में कोई आपदा आती है, दिक्कत आती है, तो आपको पैसा चाहिए होता ही होता है,
तो उसके लिए आप ये नहीं देखते कि भाई आज हमको जान बचानी है, बाद में देखेंगे कितना कितना रीपे करेंगे, क्या करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब ये होता है, जैसे एक पिक्चर आई थी कोलैटरल डैमेज, याद होगा आपको, लेकिन यहां पर कोलैटरल का मतलब अलग है। आप मान लीजिए किसी के पास गए, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आप कहेंगे भाई साहब हमें पैसे दे दीजिए, वो कहेंगे हम तो आपको जानते नहीं, हम आपको कैसे पैसा दें। अच्छा, आप बोलेंगे एक काम करिए, मेरी घड़ी और मेरा चेन रख लीजिए, मेरा मोबाइल रख लीजिए, तब मुझे पैसे दे दीजिए। तो ये जिस तरीके से आम तौर पे होता है जनरल लाइफ में, वही वहां पर आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला भी आपको जानता नहीं, वो आप पैसे लेके भाग गए, आपने पैसा नहीं दिया तो क्या क्या करेगा बैंक, कहाँ जाएगा आपके पीछे, है ना। उसके लिए आपको एसेट रखना पड़ता है कि ये लीजिए मेरे जमीन का पेपर, ये ले लीजिए मेरे जायदाद का पेपर, और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप रीपे कर पाए, जैसे आप 100 रुपए आप पैसा ले रहे हैं, आप 50 रुपए भी वापस नहीं कर पा सकते हैं, तो सर आपको बैंक 100 रुपए क्यों देगा। हाँ, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं या चलिए 10,000 कमाते हैं और आप 1,000 मांग रहे हैं, तो बैंक आपको दे देगा, क्योंकि वो आपके एसेट को देख लेगा, हाँ इसके पास पैसा है, वापस कर सकता है। और नहीं होता है तो आपके एसेट को बेच देगा बैंक या और भी जो संस्थाएं हैं। तो एसेट एज ए गारंटी फॉर लोन इसका उत्तर है। रीड द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की बात हो रही है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका उत्तर जो है मैं बता देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कैसे। इसमें यह है लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड डिसीज फ्रॉम रीजन टू अनदर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप एक जगह काम नहीं कर रहे, आप मतलब अगर कोई इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में नहीं कर रही है, ये आपके न्यूयॉर्क में भी कर रही है, यानी कि अमेरिका में भी हो रही है, ये तंजानिया में भी कर रही है, यानी आपके अफ्रीका में भी काम कर रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसी टेक्नोलॉजी कोई न्यूयॉर्क में बनी, इंडिया में भी आ गई। अब इंडिया का आदमी तंजानिया जा रहा है तो वहां का कल्चर लेके चला आया, और अगर जैसे इंडिया का आदमी, या एक और कंट्री जोड़ लेते हैं चाइना, तो इंडिया का आदमी अगर चाइना गया, चाइना का आदमी इंडिया आया तो फिर वो कोविड ले आया। तो ये तो बड़ा क्लासिकल एग्जांपल हो गया डिसीज का, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी तरीके से आप पूरे अपना जो काम धंधा चलाते हैं पूरी तरीके से वो वैश्विक तौर पे चलाते हैं, किसी एक जगह कंसंट्रेटेड होकर नहीं चलाते। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी है। ये जो अगला सवाल है इसमें कहा गया है, इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई बात कह रहे हैं, और रीजन का मतलब ये है कि जो आपने बात कही है उसका एक रीजन दे रहे हैं, उसका एक लॉजिक दे रहे हैं कि भाई हमने ये कहा है और ये इसलिए कहा है, इसके पीछे ये पृष्ठभूमि है, कारण है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो असर्शन कहता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और ये सही बात है कि एक किसान और एक आईटी इंजीनियर, उनके दोनों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। ये कुछ और चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पैदावार ज्यादा हो, ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से इनके फर्टिलाइजर, कंपोस्ट और दाने अच्छे हों। इनका कुछ और होता है, इनको ये कहते हैं कि भाई हमें कोई ऑफशोर भेज दे, कोई यूएस भेज दे, कोई यूके भेज दे, या फिर इनकी तनख्वाह बढ़ जाए, या इनको प्रोग्राम लीड बना दिया जाए, प्रोग्राम मैनेजर बना दिया जाए। तो सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। रीजन इसमें दिया गया है पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। लेकिन कॉमन सब में ये है, सबके ये देखिएगा कि ये भी इज्जत चाहते हैं, ये भी सुरक्षा चाहते हैं, ये भी बराबरी चाहते हैं, और ये भी स्वतंत्रता चाहते हैं। तो जो असर्शन दिया गया है और रीजन उसका सही है, इसका मतलब ये है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी ये जो असर्शन दिया है या जो बात कही गई है, जो उसके पीछे लॉजिक दिया गया वो सही है, और आर बिल्कुल मतलब ये इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये सेक्शन बी है, इसमें थोड़ा हम डिटेल्ड में इसको समझेंगे। सेक्शन बी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही मार्किंग बढ़ती रहेगी हम क्वेश्चन के शब्द बढ़ाते रहेंगे, मतलब आंसर देने में शब्द बढ़ाते रहेंगे। ये हम देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।